तो एक बार यहाँ 1700-1800 विधवाओं को बैठाया था मैंने। उसमें वार विडोज आई थी, वो एक ही दिन में समाधान हो गया था। या तो आप पेंशन पे डीए ले लो या सर्विस वाली पे ले लो, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाए। वो आ जाएंगी तो समाधान हो जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो समाधान नहीं हो। एक 1964 से पहले फौजी की विधवा घर आ जाती थी, उसको पेंशन ही नहीं मिलती थी जी, और नहीं पहनी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया। एक ही दिन में 89 लेडीज को नौकरी दी थी। वो धरना प्रदर्शन नहीं करती तो टरका दिया था कोर्ट। साल के बाद दोबारा मेडिकल होता था तो वो बोलते हैं आपकी टीबी ठीक हो चुकी है, आपकी डिसबिलिटी बंद, और उसकी नौकरी भी गई। यदि टीबी ठीक होगी तो नौकरी भी रखो, नौकरी भी गई और पेंशन भी बंद। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ। न्यायालय में जब जाना चाहिए पानी यहाँ तक आ जाता है। न्यायालय में न्याय मिलेगा ना, वो न्याय मिलने के सब बराबर है। 15 साल के बाद में आज 1000 आदमियों को मुकदमा लगाया तो 2 आदमी जिंदा मिलेंगे। सर आपका ये जो धरना है इसमें एक चीज़ की कमी दिखाई देती है, वो है कि जो विधवा हैं उन लोगों का जो साथ है वो आपके साथ नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे जो सैनिक किसान है देहात के इलाके से आते हैं, वो मोस्टली देहात से औरतें निकलती नहीं है। और वो खेती बाड़ी के अंदर होती है, पशुपाल धन होता है। और वो जो एक टाइम पे भी ये दूध, वो दूसरे भैंस है गाय है, दूसरे को दूध नहीं देती, दूध उनको निकालना पड़ता है। एक तो कारण ये है। एक फसल कटाई का टाइम था, फसल कटाई के टाइम पर 9000 रुपये पेंशन के लालच में अपनी 12 महीने की कमाई तो लेडीज नहीं छोड़ेगी। उनका साधन तो कमाई का दूध से, दही से, गाय से, भैंस से, पशुपालन से, खेती उससे चलता है, इस पेंशन से नहीं चलता। तीसरी चीज़, वो ये भी भरोसा करती हैं, किसी का भाई जाता है, जैसे मेरी बहन भी विधवा हुई थी, मेरे साले की 2 साले भी विधवा है, तो वो हम पर भरोसा करते, कहते हैं आप फैसला करो, आप बैठे हो हमारे लिए, वो हम पर भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे सहमत हूँ, मैं एक कमेटी में सुझाव दूंगा, आगे धरने के अंदर हम महिलाओं को लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जो उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनमें से जैसे मान लो कि 4 से 5 लाख लगभग संख्या है उनकी, तो कम से कम 5 तो आ जाती, 1 लाख में से 1 तो आ जाती। नहीं, मैं इसको आपको बता चुका था, दोबारा रिपीट कर दूं। एक बार इन्होंने स्पेशल फैमिली पेंशन जो फौज के कारण मर जाता है, और एक लड़ाई मर जाता है, उसको वार विडोज की पेंशन, उन दोनों की एक पेंशन कर दी थी हरबंस सिंह डायरेक्टर ऑफ पेंशन मनमोहन सिंह के टाइम पर। तो एक बार यहाँ 1700-1800 विधवाओं को बैठाया था मैंने। उसमें वार विडोज आई थी, वो एक ही दिन में समाधान हो गया था। वो आ जाएंगी तो समाधान हो जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो समाधान नहीं होगा। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा टॉपिक को पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब वो महिलाएं हैं, जब विधवा बनती हैं, मतलब वीरांगनाएं बोलते हैं वैसे, तो उस टाइम पे जो उनका सेटलमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है? देखो, सरकार का रूल है कि जो लड़ाई मर गया उसके 2 बच्चों को टॉप प्रियोरिटी में नौकरी दी जाएगी। हाँ। और जो फौज के कारण डेथ होगी उसके 2 बच्चों को नौकरी दी जाएगी। हाँ। मैं इतने आंकड़े दे सकता हूँ, उनके बच्चों को सर्विस नहीं मिलती, न स्टेट गवर्नमेंट देती है। जिस दिन शहीद होता है तब मीडिया में, अखबार में, टीवी में खूब आता है, उसके लिए कानून बना रखे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं जी जितने आप लड़ाई मर गए उसमें 100 वैकेंसी निकली हैं तो 5% आपका कोटा होगा। अब मान लीजिए दिल्ली की कोई गवर्नमेंट में चपरासी की पहली तो 100 वैकेंसी निकलेंगी नहीं। वो लड़की, उसकी विधवा कम पढ़ी लिखी लड़का, वो भाई 100 वैकेंसी में 5 वैकेंसी, उसमें उसकी घर की कंडीशन देखते हैं, तो उसका मकान कितनी है, ज़मीन कितनी है, जायदाद कितनी है, एग्रीकल्चर कितनी, और कोई साधन कितना है, उस कंडीशन में डाल कर आधी % को भी नौकरी नहीं मिलती। वेटिंग में रह जाते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। कानून में आएगा 2 को टॉप प्रियोरिटी में नौकरी देने का, कानून में लड़ाई मर गया उसको देनी ही देनी है। और वहाँ दिखाएंगे लड़ाई मर गया, स्टेट गवर्नमेंट से इतना मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना मिल गया, AGI फंड से इतना पैसा मिल गया, वहाँ से इतना पैसा मिल गया, आपको इतने करोड़ रुपये मिल गए इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और कानून कहता है उसको प्रियोरिटी में नौकरी दो। विरोधाभास हो गया, सर्विस नहीं मिलती। मैं प्राइवेट सेक्टरों को अच्छी तरह जानता हूँ। एयर इंडिया के अंदर मैं यूनियन का पदाधिकारी हूँ, जो भी हमारा ऑन ड्यूटी मर जाता था उसको बच्चों को नौकरी मिल जाती थी 100%। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, MMTC, भारत पेट्रोलियम, इन सब में 100% नौकरी मिलती है। यदि कोई मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया, फौज में मेडिकल कैटेगरी हो गया, उसको बाहर निकाल गए। यदि आप सिविल सर्विस में
तो उसको पूरा बेनिफिट देकर रिटायर करते हैं और एक बच्चे को डिपेंडेंट को नौकरी देते हैं। मैंने करवाई है एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में। फ्यूल का और डिफेंस का इतना फ़र्क है। डिफेंस में कहने के लिए बहुत है, कागजों में इतना जलेबी इमरती बना रखी है, लेकिन खाने के लिए नहीं, वो खाली दिखाने के लिए। तो कारण क्या है सर कि जो इतना जो डिफरेंस है सिविल में और डिफेंस में, वो है उसका मेन कारण क्या है? क्या दोनों में जब उसमें मिल सकती है तो इसमें भी तो मिल ही सकती है? जो कोई आदमी मरता है तो 15-20 दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, सारे आर्मी ऑफिसर भूल जाते हैं। मैंने एक बार इंडिया गेट पर राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, यहीं वो बोट कल पर कुछ विडोज को भूख हड़ताल के लिए बैठाया। अब उसमें आर्मी ऑफिसर एक कमल कौर थी, उसका कमांडिंग ऑफिसर बोलता है भिखारी भीख मांगने आ गए। ये भाषा है उसके कमांडिंग ऑफिसर की। एक दूसरी लेडीज का जो फोर्ज आर्ट का सीईओ था, उसके पास गया तो उसको मैंने रोते हुए देखा कि मेरी जवान की विधवा भूख हड़ताल पे। एक वो ऑफिसर था, एक ये ऑफिसर था। इसका पार्लियामेंट क्वेश्चन कराया था, उन्होंने रिप्लाई दिया था कि इनको इतनी पेंशन दे दी, इतनी ग्रेच्युटी दे दी, इतना पैसा मिल गया, इसलिए इनको नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने गवर्नमेंट के लेटर कोड करके दोबारा अखबार में छापा। मैं जर्नलिस्ट था कि गवर्नमेंट का लेटर ये कहता लड़ाई मरने पे क्या तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हटा ली, कोई गवर्नमेंट का लेटर है। उन सब को राजीव गांधी बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था, उसने बैठाया, चाय पिलाई, समोसा पिलाया। एक ही दिन में 89 लेडीज़ को नौकरी दी थी। यो धरना प्रदर्शन नहीं करती तो टरका दिया था गवर्नमेंट। और भी मैंने बहुत केस कराए हैं, बहुत टांग अड़ाते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं एक यदि ऑफिसर की बीवी है उसको नंबर 1 क्लास की नौकरी मिल जाती है, GSOR के बच्चों को कोई नहीं पूछता। ये भेदभाव है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो शहीद हैं उनके साथ में इस तरीके का जो व्यवहार है वो किया जाता है? हाँ बिल्कुल। मेरी चाचा की लड़की विधवा हुई है, शहीद हुई है, वार विडोज है। उसके 2 लड़के थे, एक को राजस्थान गवर्नमेंट ने दे दी, दूसरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं दी। 2 बच्चों का प्रावधान है, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी न स्टेट ने, एक बच्चे को नौकरी दी। और वो भी मैं जानकार हूँ, भाग दौड़ करके नहीं, वो भी टरका देते, वो भी नहीं मिल पाते। सर आपको तो जानकारी है, लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं जिन्हें कम जानकारी रहती होगी उन्हें तो एक भी नहीं मिल पाती है। वो धक्का खा के बैठ जाती, कोई सुनाई नहीं होती। धक्का खा के बैठ जाती, कोई सुनाई नहीं। तो इसके सुधार के लिए जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए? सरकार ये सुधार के लिए बताया ना, KP सिंह देव के कमेटी बैठाई, फिर कमेटी बना दो, कमेटी बना दो, कमेटी में रिकमेंडेशन दे दो, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद ही इम्प्लीमेशन नहीं होती। इम्प्लीमेशन 0 है। मतलब अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा जो भी तो रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। जो जले एक इमरती बना दी, आप खा नहीं सकते, इमरती तो बहुत बढ़िया, जी करता है, मेरे डायबिटीज़ अब भी जी करता है खा लूँ। यदि उसको इम्प्लीमेशन कर दिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो समाधान हो जाएगा। उसको इम्प्लीमेशन नहीं हो पा रही। अच्छा सर, आप इससे पहले कुछ कोर्ट केसेस थे उनकी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो सर आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं ऑन दी कैमरा बताता हूँ। ये जो हमारा आज मदरक पेंशन के लिए धरना दे रखा है, जो इन्होंने विधवा को, रजिस्ट्रेशन को, डिसेबिलिटी को छोड़ दिया, ये सेम ही केस है। एक 96 में इन्होंने एक लेटर निकाला है कि 96 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन 50 और 75% दी जाएगी, हमारे को नहीं। हमारा 20% तो 20 ही मिलेगी। हम कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट में ऑर्डर हुआ और पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। उसके बाद मैं एयर इंडिया में नौकरी लगा, मेरे को पेंशन पे DA नहीं मिलता था। या तो आप पेंशन पे DA ले लो या सर्विस वाली पे ले लो। उसको भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाया। 1964 से पहले फौजी की विधवा घर आ जाती थी, उसको पेंशन ही नहीं मिलती थी जी, और नहीं पहनी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया। मेडिकल बोर्ड आ गया, TB के कारण निकाल दिया, दमे के कारण निकाल दिया। ये तो बीमारियां क्यूरेबल हैं। आपको घर भेज दिया 7 साल के 10 साल के बाद, आपको TB है, आप इलाज तो कराओगे, TB तो क्यूरेबल है। 2 साल के बाद दोबारा मेडिकल होता था तो वो बोलते हैं आपकी TB ठीक हो चुकी है, आपकी डिसेबिलिटी बंद, और उसकी नौकरी भी गई। यदि TB ठीक होगी तो नौकरी भी रखो, नौकरी भी गई और पेंशन भी बंद। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, एक बार डिसेबिलिटी मिलेगी, चाहे डिसेबिलिटी 0 हो जाए, उसको 4 लाइफ पेंशन देनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे को आज बीमारी 80% है, 2 साल के बाद डॉक्टर कर देगा 20%, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसका भी 1% भी नहीं घटाएंगे। 4 लाइफ जो डॉक्टर ने लिखा वो मिलेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर जो इलाज करता है,
जिस सर्जन से आपने अंग भंग काटा, हाथ काटा, पैर काटा, वो डॉक्टर लिखता है 80%। आपको बगैर देखे पहले इलाहाबाद में बैठे रहते थे, वो उठाकर उसको 20%, 30% कर देते थे। जिसने देखा ही नहीं पेशेंट, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो मेडिकल बोर्ड ने लिख दिया वो आप घटाएंगे नहीं। फिर ये ऑर्डर किया अगर डिस्पैरिटी बढ़ेगी तो इंडिविजुअल की एप्लीकेशन पर बढ़ेगी, आप घटाई नहीं जाएगी। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट से हासिल किए हैं। सर अभी भी इन सब चीज़ों को छोड़ के भी आपका जो जवान और JCOs हैं, उनमें सर 2 तरीके का मत है। एक वो है जो ये चाहते हैं कि धरने से जो सरकार है वो हमारी बातें मान लेगी। वहीं पर दूसरा तरीका है जो आप लगातार अपनाते आ रहे हैं, वो ये है कि कोर्ट के माध्यम से। तो सर जो जवान और JCOs हैं या फिर अधिकारी भी हैं, ये सभी लोग आपस में क्यों बटे हुए हैं? इसके 2 कारण हैं कि मैंने खुद मुकदमे लड़े, मेरे पास जजमेंट है, और एयर इंडिया की रिटायर्ड एसोसिएशन का 2-3 केस चल रहे हैं। मैं कोर्ट के फेवर में, फिर भी मैं कहूँगा न्यायालय में जब जाना चाहिए पानी यहाँ तक आ जाता है। न्यायालय में न्याय मिलेगा ना, वो न्याय मिलने के सब बराबर है। अभी ये वन रैंक पेंशन को मैं चैलेंज कर दूं, संवैधानिक बेंच की जजमेंट है, जो मुझे मिलता आ रहा है तो वो नहीं काट सकते, लेकिन वो कोर्ट में मेरे को 15 साल लग जाएंगे। मैं भी 76 ईयर का हूँ। 15 साल के बाद रिजर्व वाले, आज टोटल जो रिजर्व हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, मुकदमा लगा 80 साल से ऊपर है। 15 साल के बाद में आज 1000 आदमियों को मुकदमा लगाया तो 2 आदमी जिंदा मिलेंगे, 998 आदमी चले जाएंगे। इसलिए यदि ये धरने प्रदर्शन से काम हो जाता है तो बढ़िया है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कोर्ट में चली जाए तो एक जवाब देती है, मैटर इज सब जुडिशरी। उनको मालूम है जिन्होंने मुकदमा लगाया है 80% जाएंगे मर, 20% आएगा जब देखेंगे। अधिकारियों की ये एक नीति बन चुकी, उनको इतनी शर्म नहीं आती, जो देश की सेवा करी है उसको न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए। वो न्यायालय में क्यों गया है? वो तो न्यायालय में जाने के बाद ऐसा विरोध करते हैं जैसे चीन और पाकिस्तान का विरोध करते हैं, और फिर भी फौजी जीतते हैं। AFT क्यों बनाया अलग से? आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल अलग से क्यों खोले? फौजी मुकदमा करते हैं, हजारों नहीं लाखों करते हैं, इसलिए उनके लिए न्यायालय अलग बना दिया। अब हाई कोर्ट में नहीं जाता फौजी का मुकदमा, AFT के अंदर जाता है। इसका सरकार को मालूम है मुकदमे हैं। या आपको रिजल्ट कब बता दूँ, 1 जुलाई 2014 जो कोर्ट में गया उनकी तो बढ़ गई, और जो कोर्ट में नहीं गए वो रहेगी। अब ये कौन सा कानून है? आप कोर्ट में चले गए तो आपकी तो पेंशन 9000 से उठाकर 15000 कर दी। मैं कोर्ट में नहीं गया तो मैं 9000 ले रहा हूँ। है तो ये न्याय है ना, जो एक जजमेंट आ चुका है तो सबको दो। तो सर ऐसे कैसे बात बन पाएगी जब तो अलग जब सभी की राय है? राय तो 5 आदमियों को बताएगी नहीं। कई तो कहते हैं कोर्ट में चले जाओ, जिसने कोर्ट नहीं देखा। कोर्ट में बहुत लेट रिलीफ मिलती है, ये सबसे बड़ा रिलीफ मिलती है। उस रिलीफ का क्या फ़ायदा? देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबरी है। और इस पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च करती है, करोड़ों रुपये सैनिकों में खर्च होते हैं। सरकार को ऑलरेडी कोर्ट के जजमेंट और एप्लीकेशन गवर्नमेंट को विचार पूर्वक देकर अपनी लीगल सेक्शन से राय लेकर और अपने अधिकारियों को लेकर जाए चीज़ उसको मान लेनी चाहिए सरकार को। और ये बात तो मानी जाएगी, ये फौजी जाग गए हैं, ये जाएंगे। अभी ये धरना 30 को दे रहे हैं, इस 30 अप्रैल के बाद नहीं होगी तो फिर कोई लंबा ही प्लानिंग करेंगे, जिसमें फौजी विधवाएं भी होंगी, अपंग भी होंगे। लाखों में हम धरना देंगे तब ये बात मानी जाएगी। जब ये मानेगी फाइनली जीत की जाएंगे। जीत 100% है, जायज़ चीज़ है। चलिए सर, थैंक यू।